Assalamualaikum. Dear students, in this lecture we are going to discuss classrooms decide the future of a nation. हमारे पास जो एजुकेशन का टॉपिक है ये हर साल हर पेपर का ऐसे के पेपर का एक पार्ट होता है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें 2019 के पेपर में कहता है कि क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। तो ये जो क्लासरूम है दैट स्टैंड्स फॉर फॉर्मल एजुकेशन। वो कहते हैं डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर। दैट मींस कि डेमोक्रेसी के साथ जो चलती है वो है लिटरेसी। तो अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। Let there be light in the places of worship is again about education, क्योंकि हम जब लाइट और डार्कनेस की बात करते हैं तो वो एजुकेशन, लिटरेसी और इलिटरेसी की बात होती है। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके सामने एक टॉपिक आया है तो आपने टॉपिक को देख के डिसाइड करना है कि इसकी डायरेक्शन जो है आप उसके साथ एग्री करते हैं या नहीं करते। तो जब हम थीसिस स्टेटमेंट पे जाते हैं तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्लासरूम्स, डू क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। If you agree, तो फिर आप कहेंगे कि classrooms decide the future of a nation. That is correct. But then you have to write your argument for that. Argument क्या है आपका कि भाई classroom कैसे decide करते हैं future of a nation? सिर्फ टॉपिक के साथ agree करने से thesis statement नहीं बनती. You have to give that contention. तो वो contention होना बहुत जरूरी है। वो point क्या है जिसमें आप ये कह रहे हैं, argue करने वाले कि classrooms किसी nation का future decide करते हैं, और उसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो एसे है वो स्टैंड करता है, क्योंकि वो आपका रैशनल है। उसके बगैर आप एसे नहीं लिख सकते। और हमें ये बात समझनी होगी कि जब हम देखते हैं कि एक ही टॉपिक के ऊपर, मतलब यही है ना कि क्लासरूम्स एजुकेशन की बात है, फ्यूचर ऑफ अ नेशन, इसी के ऊपर वो ऐसे लेता है ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। टॉपिक सेम है, लेकिन जिस एंगल से आप आर्ग्यू करेंगे कि क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन को, और जिससे आप आर्ग्यू करेंगे ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, वो एंगल चेंज होगा। सो दे विन विदाउट फाइटिंग बिकॉज दे इन्वेस्ट इन देयर ह्यूमन कैपिटल। और जब इंसानों में इन्वेस्ट करते हैं तो रेयर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, क्योंकि मुल्क को तो डेवलप करना ही है, लेकिन इंसानों के डेवलप होने से एवरीथिंग चेंजेस। सो हमारे पास ये आया है तो हमें इस टॉपिक के अंदर डिसाइड करना है कि अगर हम अग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, तो हमारा रीजन क्या है। वी हैव टू आर्ग्यू इन थीसिस स्टेटमेंट। सो हमने डिसाइड किया कि ये टॉपिक है, क्योंकि हम फील करते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि पहले कैरेक्टर बिल्डिंग करता है और फिर नेशन बिल्डिंग करता है। ठीक है, ये एजुकेशन जो है, क्लासरूम एक ऐसा माहौल है, एक ऐसी जगह है जिसके अंदर हम अपने यंग जनरेशन को प्रिपेयर करते हैं फॉर द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर। या अगर हम विल ड्यूरेट की डेफिनेशन पे जाएं तो हमारे पास एजुकेशन एक ऐसी चीज आती है जिसमें हम कहते हैं कि एजुकेशन जो होती है वो क्या करती है कि हमारे स्टूडेंट के अंदर हम किसी भी इंडिविजुअल को जो एक्यूमुलेटेड हेरिटेज ऑफ नॉलेज है वो उसको देते हैं इंडिविजुअल को, और वो उस एक्यूमुलेटेड हेरिटेज ऑफ नॉलेज को एब्जॉर्ब करता है। उस एब्जॉर्ब करने के साथ उसके अंदर चेंज आती है, परफेक्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल आती है। सो ये जो परफेक्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल है जिसे हम एजुकेशन के थ्रू अचीव करते हैं, ये दिस इज गोइंग टू चेंज द फेट ऑफ अ नेशन, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग टू प्ले अ पार्ट इन द डेस्टिनी of that nation. So we need a strong point जिसके साथ हम इसको argue कर सकें। ठीक है, तो टॉपिक जब हम देखते हैं तो हमारी वही बातें हैं, ये टॉपिक मुझे आता है या इस टॉपिक पे मैंने पढ़ा है, तो मैंने इस टॉपिक पे पढ़ा है इसलिए मैं इस टॉपिक को सिलेक्ट करूंगी। और एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी CSS एग्जाम और इन एनी एग्जाम। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। really sorry for that. So एजुकेशन मैंने पढ़ा, ठीक है। सो मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस टॉपिक। तो फिर मैंने दूसरी चीज जो डिसाइड की वो है थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट से मुझे पता चलेगा कि जो डायरेक्शन मैं इस टॉपिक के ऊपर लेने वाली हूँ डायरेक्शन भी ठीक है या नहीं है। सो हमने इन दोनों चीजों से डिसाइड किया कि हम ये टॉपिक अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब हमारी की टर्म क्या है, क्लासरूम है और नेशन है। नेशन की बहस में क्लासरूम और नेशन दोनों है। नेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक जगह पे रह रहे हैं। सो नेशन की बहस में हम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नेशन, और नेशन वाला हमने माइनॉरिटी में भी डिस्कस किया है, नेशन वाला हमने के अजीज के इंट्रोडक्शन में भी किया है। नेशन का सवाल आपके हर टॉपिक में आ जाता है। सो नेशन वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक लैंड में रह रहे हैं। दोज पीपल आर द बॉन्ड व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन दीज पीपल, द सेंटिमेंट व्हिच जॉइंस देम टुगेदर इज ऑफ नेशनलिज्म। So they believe that they are a nation.
करनी है बाकी चीजों से वो ये है कि दे हैव अ कॉमन पास्ट एंड दे हैव अ कॉमन फ्यूचर। सो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये स्ट्राइव कर रहा है एक कलेक्टिव बेटर फ्यूचर के लिए। सो ये हम नेशन को इसमें से परसीव करेंगे और अगेन वी हैव टू विजिट टेक केयर दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और उसके जो 13 एस्पेक्ट्स हैं। जब क्लासरूम की बात होती है की टर्म में, तो क्लासरूम है फॉर्मल एजुकेशन। जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं वो एक फॉर्मल सेटिंग में होती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है, लेकिन हम सिर्फ उस नॉलेज की बात नहीं कर रहे जो कि क्लासरूम में इम्पार्ट की जाती है, बल्कि उस डिसिप्लिन की भी बात कर रहे हैं जिस डिसिप्लिन के साथ उस क्लासरूम के अंदर लोग मौजूद रहते हैं। तो क्लासरूम का एक डेकोरम होता है। क्लासरूम में आप सिर्फ नॉलेज नहीं रिसीव करते, आपकी ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है, आपको समझ आती है कि ग्रुप में कैसे रहना है, आपके पीयर्स होते हैं, देयर इज पीयर प्रेशर, देयर इज कंपटीशन, there is spirit to compete, there are leadership qualities, there are so many things that are being imbibed in a child when he or she is a part of a classroom. So classroom है formal education के लिए। जब हम education की बात करते हैं तो हमारे पास human development आ जाती है। human development में 3 चीजें हैं, education, health and employment। तो हम health मतलब अपनी हेल्थ का ख्याल वही शख्स रख सकता है जो एजुकेटेड होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि क्या करना। एम्प्लॉयमेंट उसे मिलेगी जो एजुकेटेड होगा, भले उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग हुई हो, लेकिन जरूरत किस चीज की है कि हम एजुकेट करें पहले। ये नहीं हो सकता कि आप हेल्थी होंगे हम कहें कि जी हेल्थ प्रीरेक्विजिट है, ऑब्वियसली इफ यू सर्वाइव देन यू कैन स्टडी, लेकिन प्रीरेक्विजिट है एजुकेशन का जिससे हम हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट दोनों को अचीव कर सकते हैं। सो एजुकेशन के हमारे पास लेवल है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर, टर्शियरी एजुकेशन। सो मैंने यहाँ पे टर्शियरी नहीं लिखा, हायर एजुकेशन इसलिए लिखा क्योंकि हायर एजुकेशन के ऊपर पेपर भी आया था। अब ये जो हमारी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, दैट इज अ राइट टू एजुकेशन और ये फ्री होनी चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड। पाकिस्तान में ये फ्री नहीं है, थैंक गॉड कि यहाँ पे जो हमारे पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं उनके अंदर किताबें फ्री मिल जाती हैं और उनकी फीस नहीं होती, लेकिन असल में 16 साल जो एजुकेशन के हैं दैट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो राइट टू एजुकेशन हर इंसान का है, यूनिवर्सल राइट है, फंडामेंटल राइट है, इनएलिनेबल है और इंडिविजिबल है। दूसरी बात है कि एजुकेशन हैज टू डू विद ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती एजुकेशन के बगैर। सो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जब हम एजुकेशन के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, नॉट आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो हमारे लिए पॉसिबल है कि हम स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करें, लेकिन किसी भी नेशन की ग्लोरी उसकी स्किल्ड लेबर से नहीं है, हमें वो माइंड भी तो चाहिए। सो हायर एजुकेशन के बाद हम जिस चीज को अचीव करते हैं, जो के अजीज भी कहता है कि मिलिट्री माइंड में लोग अब फख्र नहीं करते, एकेडमिक अचीवमेंट, रिसर्च कंट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये 3 चीजें जिसके ऊपर एक कौम जो है उसकी ग्रेटनेस स्टैंड करती है। सो ग्रेट नेशंस विल विदाउट फाइटिंग बिकॉज दे इन्वेस्ट इन दीज 3 थिंग्स। वो उसमें यकीन रखती है। क्लासरूम सोसाइटी फ्यूचर ऑफ अ नेशन, क्यों? क्योंकि एकेडमिक अचीवमेंट, रिसर्च कंट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो क्लासरूम से आता है, उसको अचीव करने का कोई और तरीका नहीं है। और जब हम तीनों चीजों को देखते हैं तो ये तीनों
निकालते हैं, they were better prepared for the whole process of colonization than ourselves, and we could not even imagine कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है? So जब हम where की बात करते हैं तो it is everywhere in the world. हम फिनलैंड की बात कर सकते हैं, किसी भी मुल्क की बात की जा सकती है. जब हम when की बात करते हैं, ये आपकी मिसालें होंगी कि कहाँ-कहाँ डिटरमिन किया है एजुकेशन ने फेट ऑफ अ नेशन को. जब हम when की बात करते हैं तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि या तो हम जाते हैं ग्रीक सोसाइटी में या फिर स्टोन एज में. तो when में अगर हम जाएं ग्रीक सोसाइटी के अंदर, तो ग्रीक सोसाइटी के अंदर हमारे पास जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा स्कूल था जो एरिस्टोक्रेसी के लिए था, और उसमें भी हर बंदा नहीं जा सकता था, कुछ लोग जाते थे. और स्कूल का मतलब था टू लेजर, हर बंदा पढ़ नहीं सकता था. सो एजुकेशन जो थी इट वाज द राइट ऑफ द फ्यू. ये तो डार्क एजेस के एंड में जाके होता है कि स्कूल्स जो है वो खुले हैं और जो फार्मर्स और पेजेंट्स हैं दे आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल इवन फॉर रिलीजियस एजुकेशन. लेकिन एजुकेशन मिलनी शुरू हुई, लेकिन फिर भी जो लोग थ्राइव करते थे वो एरिस्टोक्रेसी के बच्चे होते थे. सो ऐसा नहीं था कि हर बंदा जो था वो एजुकेट हो जाता था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जरूरत पड़ी इस बात की कि लोगों को बड़े पैमाने के ऊपर एजुकेट किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेमोक्रेसी में भी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एजुकेशन के लिए भी बहुत करीबी उसने किरदार अदा किया कि हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ा ताकि वो बेहतर तौर पे इन दोनों सिस्टम्स को समझ सके. ग्रीक सोसाइटी में जाके हम देख सकते हैं कि एजुकेशन का तस्वुर क्या था, और अगर हम ये नहीं देखना चाहते तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीक सोसाइटी को हम पायनियर समझते हैं हर चीज का, और ये फाउंडेशन है वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, और इसमें हमें ग्रेटेस्ट टीचर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सोक्रेटिस. ठीक है, और सिर्फ ये बात नहीं है कि हमें सोक्रेटिस की शक्ल में बड़ा बेहतरीन टीचर मिला है, लेकिन एक्चुअली देयर इज अ ट्रेडिशन. तो हमें सोक्रेटिस से प्लेटो और प्लेटो से हमें एरिस्टोटल मिला है, और एरिस्टोटल का शागिर्द कौन है? अलेक्जेंडर. तो बात ये नहीं है कि वो शहजादे का या बादशाह का उस्ताद था, वो तो गलीलियो भी था जिसने बादशाहों को पढ़ाया था, लेकिन अलेक्जेंडर का एप्टीट्यूड वाज डिफरेंट. और दूसरी बात ये ये सब एक दूसरे के स्टूडेंट्स चले आ रहे हैं. सो हमें एक थ्रेड भी मिलता है कि हम बात करते हैं कि उस्ताद जो है वो मुआशरे में चेंज के लिए भी स्टैंड करता है. हम चाहें तो इस चीज की बात कर सकते हैं, चाहें तो हम इसमें से हिस्ट्री को इसलिए भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में जा नहीं रहा. ये ऐसे है अबाउट द फ्यूचर. सो अगर कहीं पे आप एज अ सपोर्टिंग डिटेल लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, लेकिन एज सच वी डोंट हैव टू डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम. हमें ये डिस्कस जरूर करना है कि दुनिया में एजुकेशन से चेंज आई है और लोगों ने अपने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इन्वेस्ट करके उन्हें ह्यूमन रिसोर्स में चेंज किया है. दैट इज व्हाट वी मस्ट टॉक अबाउट. लेकिन ये जो एजुकेशन में वेल वाला पार्ट है हम इसको स्किप कर सकते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन. तो ये बात तो ठीक होगी कि कैरेक्टर बिल्डिंग है, नेशन बिल्डिंग है, पर्सनल राइट्स हैं, अदर्स के राइट्स हैं, एकेडमिक ग्लोरी है, मॉरल ट्रेनिंग है, सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. इसमें थोड़ी सी रिटोरिक होगी. ये हम इंडिविजुअल से नेशन ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बिहाइंड द आइडिया, बिहाइंड द टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो वो कॉन्सेप्ट है रसल का कि एजुकेशन जो होती है उसमें पॉलिटिकल मोटिव होता है. ये पॉलिटिकल मोटिव एक एम सेट करता है. वो एम क्या है कि हमने किसी ग्रुप को स्ट्रेंथन करना है. वो ग्रुप पॉलिटिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, सोशल हो सकता है. सो हम अगर नेशन की बात करें तो वो हमारा ग्रुप है एक नेशन. ठीक है, वो नेशन को जिसको हमने स्ट्रेंथन करना है उसके लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं और कौन से नहीं पढ़ाने. ठीक है, जैसे कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज टॉट अरबिक. तो अरबिक जो थी वो कंपलसरी होती थी, उसमें हमारे पास चॉइस नहीं थी. एंड देन वी हैड अ चॉइस बिटवीन पर्शियन, होम इकोनॉमिक्स एंड ड्राइंग. ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें हम 8th क्लास में डिसाइड करते थे कि हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. लेकिन नाउ द स्टूडेंट्स डोंट हैव दीस चॉइसेस. क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया कि वी डू नॉट हैव टू टीच दीस सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये हमारा फाइनल आउटकम नहीं है जो हमें चाहिए. कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने और कौन से नहीं पढ़ाने हैं ये हम डिसाइड करते हैं उस पॉलिटिकल मोटिव के तहत. ये सब कुछ डिसाइड होता है करिकुलम के अंदर. ठीक है, सो हम डिसाइड करते हैं कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाना और कौन से नहीं पढ़ाना. जैसे आजकल के दौर में कंप्यूटर साइंस को निकाल के हम किसी को कुछ नहीं पढ़ा सकते. ठीक है, सो वो एक नया सब्जेक्ट है जो कि ऐड हो गया है. दूसरी बात है कि जो मेंटल हैबिट्स
in business and they can start new enterprises, they can take their own decisions and they can set up a new business. हमें वो लोग मिलेंगे, वो टीचर्स मिलेंगे who can innovate the way teaching is being conducted. So हमें हर चीज में जिद्दत नजर आएगी, बेहतरी नजर आएगी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन नजर आएगी अगर इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि फिर जो वो काम कर रहा होगा वो उसके साथ जस्टिस करेगा, ठीक है। तो क्लासरूम फ्यूचर ऑफ अ नेशन ऐसे चेंज करती है कि जो नॉलेज और मेंटल हैबिट्स इनकलकेट की जाती है क्लासरूम के अंदर, वो डिसाइड करती है कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नेशन बिल्डिंग के अंदर क्या रोल अदा करेगा, ठीक है। अब इसी के अंदर जब हमारा वाइवा क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें जो आपके काम आएगा वो है रसल, विल ड्यूरेंट। विल ड्यूरेंट का बस इतना कॉन्सेप्ट, वो वाला नहीं जिसमें वो कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, वो था वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ का कंट्रोल ऑफ लाइफ एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, वो वाला इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। और हमारे पास के अजीज, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। सो ये हमारे वाई के रीजन को हल करने के लिए काफी है। अब जब हम बात करते हैं कि हाँ ये चीजें हाउ क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, क्यों? क्योंकि वो जो एकेडमिक अचीवमेंट होती है, जो रिसर्च होती है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, कि हमने जो वहां से इंजीनियर पैदा किया, जो डॉक्टर पैदा किया, जो पॉलिटिशियन पैदा किया, जो बैंकर पैदा किया, he or she is going to play a part in that nation, और वो जो नेशन है वो स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल नहीं निकला जो कि आइसोलेटेड है, जो कि कट ऑफ है पूरी नेशन के साथ, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क का क्या हो रहा है, उसके अंदर वो वैल्यूज इनकलकेट की गई है, इम्बाइब की गई है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ चीजें हैं और जिनको डिस्कस कर सकते हैं, यानी हाउ के अंदर तो याद है कि क्लासरूम कैसे डिसाइड करता है, और उसके अंदर वो चीजें हैं, मतलब ये जैसे कि हमने यही चीजें डिस्कस की हैं कि पॉलिटिकल मोटिव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसी में जब हम चीजों को देखते हैं, इन्हीं को अलग करके हाउ में रखेंगे, तो क्लासरूम ऐसे डिसाइड करते हैं कि वो नॉलेज देते हैं, क्लासरूम आपको लाइफ स्किल देते हैं, क्लासरूम डिसिप्लिन देते हैं, टाइम मैनेजमेंट देते हैं, पंक्चुअलिटी देते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं। सो लीडरशिप क्वालिटीज कितनी जरूरी है, कोऑपरेशन कितना जरूरी है, कम्युनिटी वर्क कितना जरूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन क्लासरूम के अंदर होती है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग देते हैं, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज देते हैं, फ्रॉम गुड सिटीजन टू गुड ह्यूमन बीइंग का जो फासला होता है वो आप क्लासरूम के अंदर तय करते हैं। अब ये जो मैंने हाउ वाला क्वेश्चन लगाया था, इसमें मैंने एक काम किया, अब मैं क्योंकि काम चेक करती हूँ और एस्से चेक करती हूँ, तो मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एस्सेज आते हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। स्ट्रक्चर ना होने से क्या मुराद है, कि हमने पैराग्राफ राइटिंग की क्लास में बात की थी लेक्चर में, कि जब हम पैराग्राफ के अंदर लॉजिकल ऑर्डर होता है, और एस्से की बॉडी के अंदर जब हम आर्गुमेंट्स की बात करते हैं तो वो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर आप इन पॉइंट्स को देखें तो इनमें ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर कैसे नहीं है, कि मैंने लिखा नॉलेज एंड लाइफ स्किल्स, चलो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज क्लासरूम में मिलती है, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, these things are important, no doubt. Self realization is also important. Sense of right and wrong is very important. Rights and responsibility is very important. Good citizens से good human being की तरफ जाना is very important. So कुछ चीजें हैं जैसे leadership, discipline, time management, punctuality, ये वो चीजें हैं जो कि अच्छी क्वालिटीज हैं जो कि इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, फ्रॉम गुड सिटीजन टू गुड ह्यूमन बीइंग, ये वो चीजें हैं जिसमें कि दूसरे शामिल हैं। सॉरी, सेल्फ रियलाइजेशन को निकाल दें, उनके साथ जाएगी। सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग में आपका दूसरों के साथ ताल्लुक आता है। राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज में आपके राइट्स जो है वो दूसरों की ड्यूटीज है और दूसरों के राइट्स आपकी ड्यूटीज है, ठीक है। गुड सिटीजन से गुड ह्यूमन बीइंग का जो ताल्लुक है, जो फासला है, वो भी क्लासरूम के अंदर तय होता है। तो ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, ये इनका ताल्लुक टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं है बल्कि आपके सोशल रिलेशंस के साथ है। सो हम इन क्वालिटीज को एक जगह रखेंगे और दूसरी क्वालिटीज को एक जगह रखेंगे। ये वो मेंटल हैबिट्स है जो कि हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी मॉरल ट्रेनिंग हो रही है जो कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर होती है और ये कहीं और पे नहीं होती। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द नेशन, उससे
किताबों के अंदर वो छोटा सा सेक्शन नहीं होता था जिसमें वो डस्टबिन बना होता था, उसमें कोई चीज उठा के फेंकता था, ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब अगर हम किताब देखते हैं तो उसके सरे जो उसका वो पीछे वाला फ्लैप होता है उसके अंदर वो थोड़ा सा जो जिसे हम कहते हैं सिविक सेंस, उसके लिए कोई एक तस्वीर बनी होती है, कोई एक लाइन लिखी होती है। वो जो सिविक सेंस है वो आप एजुकेशन के थ्रू इवोक कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम के तहत बच्चों को एक सेंस दें, यूनिटी की सेंस दें, एक उनको एक कलेक्टिव फ्यूचर की तरफ लेके जाएं। क्लासरूम डिसाइड करती है फ्यूचर ऑफ अ नेशन, लेकिन जब हम पाकिस्तान की केस स्टडी लेकर आएंगे तो मसला ये है कि पाकिस्तान इतना अच्छा फ्यूचर नहीं, पाकिस्तान के प्रेजेंट की बात करें तो ये इतना अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन कुछ चीजों में नाकाम रही है। सो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो क्लासरूम क्यों नहीं अचीव कर सका? इसलिए अचीव नहीं कर सका कि पहले तो है फेलियर टू प्रोवाइड। तो क्लासरूम तो तब फ्यूचर चेंज करेगा ना जब हर बच्चे की एक्सेस में होगी नॉलेज एजुकेशन। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वी डोंट हैव इनफ एजुकेशन। मिशोनी बड़ी अच्छी बात करता है, वो कहता है सब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक बात कॉमन है, दे डोंट हैव इनफ ऑफ एजुकेशन। सो इनफ ऑफ एजुकेशन नहीं है, फेलियर टू प्रोवाइड है, प्रोवाइड नहीं की सबको। तो जब एक्सेस टू एजुकेशन नहीं होगी, अगर एक बच्चे को 5 मील 10 मील चल के जाना पड़ेगा स्कूल में क्लासरूम तक पहुंचने के लिए, तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। एक तो फेलियर टू प्रोवाइड है, दूसरी है फेलियर टू डिलीवर। एजुकेशन वो डिलीवर ही नहीं कर पाती जो कि उसे डिलीवर करना चाहिए, तो हम डिलीवर नहीं कर पाते। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसका ताल्लुक है कि आप किस तरह के स्कूल में जा रहे हैं। और ये जो फेलियर टू डिलीवर है, यहाँ से हमारे 3 स्टार्टर्स निकलते हैं कि एक हमारे पास है पब्लिक स्कूल जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, फिर हमारे पास है प्राइवेट स्कूल जिसमें इलीट के बच्चे जाते हैं, और हमारे पास तीसरा है मदरसा जहाँ पे वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जो या तो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो they tend to have a religious education for their children. So हमारे पास ये 3 स्ट्राटा बनते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से। और फिर ये जो 3 स्ट्राटा हैं ये एक्चुअली 3 क्लासेस बना रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, which is very sad। क्योंकि जब हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाले 3 बच्चे 3 मुख्तलिफ क्लासेस को, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट इज नॉट इवन पॉसिबल कि आप उन बच्चों को एक ही लाइन में ले आए, उनको एक ही जगह पे बिठा सके, दैट विल बिकम इम्पॉसिबल। सो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन यूनाइट करने के बजाय डिवाइड करने का काम कर रहा है। सो देयर इज फेलियर टू प्रोवाइड, देयर इज फेलियर टू डिलीवर, एंड देन देयर इज फेलियर टू प्रोवाइड लाइवलीहुड। यानी एक बच्चा है उसने हासिल कर ली एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी जैसी भी थी वो उसमें से निकल आया सिस्टम से बाहर, अब आपने उसे एम्प्लॉय नहीं किया। जब आपने उसे एम्प्लॉय नहीं किया, उसे लाइवलीहुड नहीं मिला, उसका ताल्लुक क्योंकि वज़ाहिर बात है डेवलपिंग कंट्री का पार्ट है, तो हमारे पास एक इकोनॉमिक अलर्ट आता है जिसमें 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड यूथ होगी बाय 2023। तो 2023 तक हमारे पास 21 मिलियन यूथ होगी जिसको जॉब मिली होगी, और 6 मिलियन होगी जिसके पास जॉब नहीं होगी। दिस इज सो अलार्मिंग, दिस इज सो डिप्रेसिंग कि वो जो 6 मिलियन बच्चा है दैट इज गोइंग टू सफर। और वो जब हमारे एजुकेटेड लोग सफर करेंगे तो जाहिर बात है कि दे विल हैव कंटेम्प्ट फॉर द स्टेट। तो ये जो कंटेम्प्ट होता है स्टेट के लिए, जो गुस्सा होता है, इससे आपकी इनटॉलरेंस जो होती है वो जन्म लेती है, फ्रस्ट्रेशन है, इनटॉलरेंस है, और इस इनटॉलरेंस की वजह से यू आर गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली इन द सोसाइटी एंड दैट बिकम्स अ थ्रेट। और फिर आपकी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज भी आ जाती है। और यहाँ पे हम एजुकेशन को रिलेट भी करते हैं कि कहीं पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसने टेररिज्म में कंट्रीब्यूट तो नहीं किया, ऐसा नहीं है कि इस वजह से कंट्रीब्यूट किया, बट देन वी सी कि इसमें से एक डायरेक्शन ये भी निकलती है। सो इसलिए क्लासरूम चेंज नहीं कर सका पाकिस्तान की फेट, क्योंकि देयर वर नॉट इनफ क्लासरूम्स। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चेंज और वेरीड फ्रॉम वन क्लासरूम टू अनदर, एंड देन दोज हु आर कमिंग आउट ऑफ द क्लासरूम वर अनएबल टू गेट एजुकेशन। अब इसको हम एड्रेस कैसे करेंगे? हाउ क्लासरूम कैन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान।
हमारे कहाँ, तो कम से कम ये हो कि दे शुड मेक स्कूल्स एंड दे शुड हायर पीपल फॉर दैट। फिर हमें ये जो फेलियर टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन है इसको खत्म करना होगा और हमें क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी पब्लिक स्कूल की, ताकि वो मैच करे प्राइवेट स्कूल को। तो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के बच्चे के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए ग्रूमिंग का। और ये जो मदरसे का बच्चा जो कि अप्रूव हो जाता है मदरसे से निकलने के बाद, इसको हम प्राइवेट के बराबर, तो आई मीन मैं भी कहूँ कि प्राइवेट के बराबर कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही एक आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट लगेगी, लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट ये होना चाहिए कि मदरसे का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से निकलने वाला बच्चा एक ही, दे विल बी एट पार विद ईच अदर। सो वो तीनों को इकट्ठे होना चाहिए, और इसके लिए जो हमारे मुल्क के अंदर करंट की एफर्ट हो रही है उसको हम लेबल करते हैं वन नेशन वन करिकुलम के साथ, कि अगर एक कौम है तो उसका करिकुलम जो है वो भी एक ही होगा। सो हम वन नेशन वन करिकुलम के अंदर ये जो क्वालिटी का प्रॉब्लम है इसको एड्रेस कर देंगे। एंड देन वी हैव लाइवलीहुड का प्रॉब्लम। तो लाइवलीहुड के प्रॉब्लम के लिए हम कहते हैं कि जी वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और हमें अच्छे तरीके से अपने नौजवान जो है उनको कोई ट्रेनिंग, कोई स्किल देनी है जिससे वो अपना गुजारा कर सके। पाकिस्तान की केस स्टडी को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हम ये बात कर सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो हमारे अंदर नेशनलिज्म का जो जज्बा है उसको जिंदा करे और हमें इस काबिल बनाए कि हम एक अच्छे सिटीजन बन सके। ड्यूरेंट की जो डेस्टिनेशन थी वो उसने कहा था कि सेल्फ और स्टेट के दरमियान में जो हार्मनी को जनरेट करती है एजुकेशन, तो हम स्टेट के अगेंस्ट नहीं होते, स्टेट हमें ऐसे एजुकेट करती है कि हम स्टेट के हक में होते हैं, और स्टेट और सेल्फ के दरमियान में हार्मनी आती है, और बॉडी और सोल के दरमियान में हार्मनी आती है। रियली सॉरी फॉर द कफ। सो हम ये कहते हैं कि हम क्लासरूम के तहत बच्चे के अंदर सेंस ऑफ, ये जो सिविक सेंस है इसको इनकलकेट करते हैं, जो ग्लोबल सिटीजनशिप है उसका आइडिया देते हैं बच्चे को ह्यूमन राइट्स पता होते हैं, बच्चे को एनिमल राइट्स पता होते हैं, बच्चे को अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। बच्चा एक अच्छा सिटीजन ही नहीं है, एक अच्छा इंसान है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट है, पंक्चुअलिटी है, वो टीम वर्क कर सकता है, वो लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर पाई जाती हैं, और उसके पास एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन की नॉलेज है, और वो अपनी, बिकॉज नॉलेज इज पावर, सो वो उस नॉलेज को इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है? फॉर एकेडमिक अचीवमेंट, रिसर्च कंट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो ये तीनों चीजें हम एजुकेटिंग जो है इनको अचीव करते हैं क्लासरूम के अंदर, और जब ये अचीव होती है तो नेशन जो होती है वो एक ग्रेट नेशन में चेंज हो जाती है। जब हम एजुकेशन की बात करें, और आपने पाकिस्तान के ऊपर, यानी ये तो एक जनरल स्टेटमेंट थी, वो इसने बात नहीं की कि क्लासरूम हैव नॉट डिसाइडेड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं की, लेकिन अगर वो आपको दे दे पाकिस्तान के ऊपर ऐसे, तो फिर आपके जो नोट्स है उसके अंदर है हमारे एजुकेशन सेक्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री, के अंग्रेजों के आने से पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था, और अंग्रेजों के आने के बाद वो सिस्टम कैसा था। ठीक है, एक तो हम उस चीज को देखेंगे कि सिस्टम में चेंज कैसे आई। तो मैंने आई हैव मेड अनदर वीडियो जिसमें आपके साथ वो चीजें जो है शेयर होगी, ताकि आपको समझ आए कि मटेरियल को यूज कैसे करना है। दूसरी बात ये कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को यूटिलाइज, जो इम्पोज किया गया सब कॉन्टिनेंट के लोगों के ऊपर ताकि वो उस लैंग्वेज को लर्न करें, उसने एक्चुअली डीमोटिवेट किया और डीएक्सेलरेट किया एजुकेशन के सिस्टम को, व्हिच इज राइट। लेकिन एक तरह से वो जो शशि थरूर ने एलिरॉक डॉक्टर्स में क्लेम किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज द इनडेलिबरेट गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश टू द पीपल ऑफ इंडिया। सो जो इनडेलिबरेट गिफ्ट है वो गलत है, क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट तो है, लेकिन इंग्लिश जो थी वो लिंगुआ फ्रैंका बन के पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बनी है, क्योंकि हम ग्लोबली जो है हम आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं,